हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार आप सभी का एंड थैंक यू सो मच। और आज आपके लिए फिर से एक चौथा मॉक टेस्ट में लेकर आया हूँ। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज में आपको कराने वाला हूँ अगले 7 दिन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश के जो टेस्ट सीरीज होगी फॉर एयरफोर्स 01 2025। 17 मार्च से एग्जाम है आपके लिए। फिर से एक बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट। कितना स्कोर आपका आ रहा है वो आपको शेयर करना होगा। इंग्लिश का मॉक टेस्ट और ये चौथा मॉक टेस्ट होने वाला है इस सीरीज का। 3 मॉक टेस्ट मैंने पढ़ा रखे हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी बच्चे नहीं कर पाए उन मॉक टेस्ट को, उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो प्लेलिस्ट कहाँ है। जब आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, जब आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे, सुधीर डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट आपको, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये प्लेलिस्ट बनी हुई है किस नाम से, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्लेलिस्ट है। 30 मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्लिश मॉडल पेपर, जिसमें मैं 3 पढ़ा चुका हूँ, आज चौथा होने वाला है। और पहले मैंने 100 मोस्ट इंपोर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज पढ़ाई, उसमें 30 मॉक टेस्ट मैं करा चुका हूँ, उनको देख लेना। पैसेज में आपको 50 करा चुका हूँ कम से कम इसमें, जिसमें मैराथन क्लास में पैसेज की वोकेबलरी भी हो चुकी हैं। तो यहाँ आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी चीजें ले सकते हैं, ठीक है ना। मैंने जीडी के टॉपिक्स भी सारे पढ़ा दिए हैं, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीधे चलते हैं मॉक टेस्ट पर। और आज का मॉक टेस्ट बहुत बेहतरीन होने वाला है। आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्या हो रहा है, वो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। 100% इंग्लिश मॉक टेस्ट, पेपर के जैसा पेपर, और देखें किसमें कितना है दम। याद रखिएगा, इंटेक 01 2025 के लिए स्पेशली मॉक टेस्ट, ठीक है। सीधे हम पेपर पर चलते हैं। और पेपर में सबसे पहले प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर है पैसेज। पैसेज आपके सामने स्क्रीन पर है। एक पेपर में ये पढ़ा रहा हूं, पहले मुझे उसके बाद बता देना। इस पेपर को मैं पढ़ा रहा हूं, पैसेज को कैसे करना होगा वो पहले समझना होगा। कैसे हमें पैसेज में नंबर लाने और जल्दी कैसे पढ़ना होगा कोई भी बड़ा पैसेज। ये पैसेज बहुत बड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये पैसेज काफी बड़ा है, ठीक है ना। ये कैसे पढ़ना होगा हमें बहुत जल्दी समझना है। एक राजा की कहानी है। राजा का एक बेटा होता है और राजा बूढ़ा होता जा रहा है, इसलिए उसके बेटे को, अपने बेटे के लिए उसे एक उत्तराधिकारी की जरूरत है, एक एडवाइजर की जरूरत है। वो अपने सारे जितने भी उसके कोर्ट दरबारी होते हैं, जितने भी विद्वान होते हैं उसके दरबार में, राजा के में, वो उनको बुलाता है और सबसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ भाई, क्या मैं दुनिया का सबसे महान राजा हूं। मोस्टली राजा उसको उसकी तारीफ में महान कह देते हैं। वो सबको उनको नकली डायमंड दे देता है, लेकिन एक आदमी चुप बैठा रहता है। वो कहता है, राजा उससे पूछता है कि आपने मुझे क्यों नहीं बोला मेरे बारे में कुछ भी। कि महाराज, जो मेरा आंसर है आप उसको सुनकर थोड़ा दुखी हो सकते हैं। आप महान हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में आपसे भी महान राजा हैं। तो राजा जब उस बात को सुनता है तो वो सोचता है कि ये सबसे ईमानदार बंदा है जिसने सही बात कही है, और वो उसी को अपने बेटे का उत्तराधिकारी चुन लेता है, मतलब एडवाइजर चुन लेता है, सलाहकार। और बाकी के जो नकली डायमंड दिए गए थे उन सभी को नकली दिए जाते हैं और एक बंदे को असली डायमंड दे दिया जाता है। तो जल्दी पैसेज को कैसे पढ़ना होगा, इस तरह के पैसेज जो सिंपल आते हैं, देखने में हमें बड़े लगते हैं, उनको कैसे जल्दी पढ़ना होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा एक बार, सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है। चलिए, द किंग ऑफ कानपुर, कानपुर के राजा की बात हो रही है, कानपुर के राजा की बात हो रही है। वाज अ वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी था, बहुत ही बुद्धिमान राजा था। ही हैड ओनली वन, क्या था उसका, केवल एक ही बेटा था। ही हैड ओनली वन सन। प्रिंस वाज अ यंग बॉय, प्रिंस एक जवान, बिल्कुल युवा लड़का था, मतलब बहुत छोटा था उसका बेटा, और इसलिए द किंग वॉज एन ओल्ड मैन, जो राजा बूढ़ा होता जा रहा था। सो द किंग, इसलिए राजा क्या चाहता था, एन ऑनेस्ट एडवाइजर चाहता था, एक सलाहकार चाहता था, ईमानदार, फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए। ही कॉल्ड, उसने सभी नोबलमैन, जितने भी सज्जन लोग थे अपने दरबार में, सभी को बुलाया टू हिज कोर्ट वन डे। एक दिन उसने अपने दरबार में सभी अपने जितने भी मंत्रीगण थे और जितने भी उसके यहाँ काम करने वाले लोग थे सबको बुलाया और पूछा। देम, क्या पूछा, टू लिसन, कि मेरी बात ध्यान से सुनो, एंड आंसर, और उसके बाद आपको राजा के आंसर का ऑनेस्टली आंसर देना है क्वेश्चन का, ठीक है। राजा ने सबको बुलाया और कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपको मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है राजा का, क्या मैं, एम आई अ वाइज एंड ऑनेस्ट किंग, क्या मैं सच से बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूं। सभी नोबल मैन ने क्या कहा, लिसनड टू द, राजा की बात को ध्यान से सुना, टू द किंग केयरफुली, बहुत ध्यान से सुना राजा की बात, एंड एवरी वन ऑफ देम, और प्रत्येक ने क्या रिप्लाई दिया, सर यू आर द मोस्ट ऑनेस्ट, तुम सबसे ईमानदार हो इस दुनिया में सबसे ईमानदार राजा हो, एंड देयर इज नो, और कोई भी राजा तुमसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, ओनली वन नोबल मैन। सभी ने यह आंसर दिया राजा की तारीफ करने के लिए, उसको खुश करने, लेकिन एक नोबल मैन डिड नॉट रिप्लाई, उसने उत्तर नहीं दिया। एक ने उत्तर नहीं दिया, ही वॉज सिटिंग क्वाइटली इन अ कॉर्नर,
वो चुपचाप एक कॉर्नर में बैठा हुआ था। ही वॉज सिटिंग क्वाइटली इन अ कॉर्नर। उसने नहीं दिया। द किंग गेव, राजा ने क्या किया, गेव अ डायमंड, हर एक नोबल मैन को डायमंड दिया जिन्होंने उसकी तारीफ करी थी हर एक को। एंड देन ही टर्न, उसके बाद वो किसके पास पहुंचा, ही टर्न टू द क्वाइट नोबल मैन, जो चुपचाप बैठा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, कॉर्नर में जो एक बंदा बैठा था, ही सेड टू हिम, राजा ने उससे क्या कहा, वाई आर यू क्वाइट, तुम चुप क्यों हो, तुम चुप क्यों हो माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, आई वॉन्ट टू हियर, मैं तुम्हारा भी क्या चाहता हूं, आंसर चाहता हूं, मतलब तुमसे भी आंसर चाहता हूं। नोबल मैन इन द कॉर्नर, कॉर्नर में बैठे हुए नोबल मैन से राजा ने पूछा कि तुम चुप क्यों हो, मैं तुमसे भी आंसर सुनना चाहता हूं, तुमने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। तो राजा ने उसने क्या किया, नोबलमैन वॉर्ड, अपना सिर हिलाया एंड सेड, और कहा, द अदर नोबलमैन, अन्य राजाओं ने, अन्य दरबारियों ने, हैव गिवन, राजा साहब आपके बारे में अन्य दरबारियों ने एक बहुत ही प्लीजिंग, आपको खुश करने वाला आंसर दिया है, लेकिन जो मेरा आंसर है, माई आंसर विल नॉट बी प्लीजिंग, तुम्हें खुश नहीं करेगा, मतलब हो सकता है जो मेरा आंसर है तुम्हें दुखी कर दे, और इसीलिए देयर फॉर आई एम क्वाइट, मैं चुप हूं। बट द किंग, लेकिन राजा ने कहा, नहीं, मैं सुनना चाहता हूं, वॉन्टेड एन आंसर, मैं तुमसे भी, चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं तुमसे एक आंसर लेना चाहता हूं। सो ही गॉट अप, और इसलिए उसने कहा, सेड, सर यू आर अ वाइज एंड ऑनेस्ट रूरल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप बुद्धिमान और बहुत ईमानदार राजा हो, बट देयर हैव बीन वाइजर, लेकिन तुमसे भी दुनिया में बहुत बुद्धिमान और बहुत ईमानदार राजाएं हैं, तुमसे भी बहुत बुद्धिमान है, ये मत सोचिए। द किंग वॉज प्लीज्ड, राजा बहुत ज्यादा खुश हुआ टू हियर दिस ऑनेस्ट आंसर, इस ईमानदारी से दिए गए उत्तर को सुनकर फ्रॉम द नोबल मैन से। और उसने क्या किया, ही गेव, उसने क्या किया, एक बिग डायमंड दिया, एक बड़ा डायमंड दिया, और कहा, यू आर द ऑनेस्ट मैन, तुम ही सबसे ईमानदार व्यक्ति हो मेरे दरबार में, सो यू आर फिट, तुम सबसे फिट पर्सन हो टू बी माई सन्स एडवाइजर, मेरे बेटे के लिए सलाहकार के रूप में तुमसे अच्छा इंसान नहीं हो सकता। और क्या हुआ, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द अदर नोबल मैन केम, सारे नोबल मैन आए टू द राजा के पास, और उनसे कहा, सर वी टुक द डायमंड, हम डायमंड को लेके गए थे ज्वेलरी के पास, ज्वेलर्स के पास, और उस ज्वेलर्स ने क्या कहा है, दे आर फॉल्स, वो नकली हैं। राजा ने उनको हंसा और कहा, ही इज राइट, वो बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने तुम सबको गलत, बहुत ही, डायमंड आर फॉल्स, वो सारे नकली डायमंड है, यू गेव मी फॉल्स प्रेज, तुमने मेरी झूठी प्रशंसा की, और इसलिए मैंने तुम सभी को नकली डायमंड दिए हैं, तुमने मेरी सभी ने झूठी प्रशंसा की है, और तुम, इसलिए मैंने तुम सभी को नकली आंसर दिए हैं। आपको पैसे समझ में आ गया होगा, एक राजा है और वो बूढ़ा होता जा रहा है, और उसका एक बेटा है, उसके लिए वो एक सलाहकार चुनना चाहता है, एक एडवाइजर चुनना चाहता है, लेकिन एडवाइजर के लिए उसने सारे अपने दरबार में काम करने वाले लोगों को बुलाया। वहां क्या होता है, राजा ने कहा, मैं तुम सभी से क्वेश्चन पूछूंगा और आप उसका सभी ऑनेस्टली आंसर दीजिएगा। राजा ने क्वेश्चन पूछा, क्या मैं दुनिया का सबसे महान और सबसे ईमानदार राजा हूं? सभी ने आंसर दिया, सर आप बहुत अच्छे हो, आपसे अच्छा कोई नहीं दुनिया में। राजा को खुश करने के लिए सभी ने आंसर दिया, लेकिन एक बंदा चुप था। राजा उसके पास गया, उसने कहा, आप चुप क्यों हो भाई, आप चुप क्यों हो, आपने आंसर क्यों नहीं दिया? उसने कहा, सर हो सकता है मेरा आंसर आपको दुखी कर दे, क्योंकि आप महान तो हो, लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया के सबसे महान हो, और भी आपसे महान लोग हो सकते हैं, महान राजा हो सकते हैं। राजा उसके ऑनेस्ट आंसर को सुन के बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति हो, तुमने सही आंसर दिया है, और मैं तुम्हें एक डायमंड देता हूं जो कि असली है, और बाकी जितने नोबल मैन थे जिनको डायमंड दिए गए थे वो सब नकली थे, और इसलिए राजा ने उसको अपना बेटे का एडवाइजर नियुक्त कर लिया। पूरा पैसेज बहुत आसान है, लेकिन देखने में आपको बहुत टफ लगा होगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, मुझे आंसर बताइए सर। अभी भी गलत आंसर बताओगे मेरे पढ़ाने के बाद तो इसका मतलब गलत है। ये पहला क्वेश्चन है कि राजा जो कानपुर का वांटेड एन एडवाइजर, एक सलाहकार चाहता था अपने बेटे के लिए, क्यों चाहता था सलाहकार, बताइए क्यों चाहता था? बिकॉज किंग वॉज एन ओल्ड मैन, बिकॉज हिज एडवाइजर वाज, उसका जो एडवाइजर था वो बेईमान था, ऐसा कहीं कहा नहीं है। देयर वाज नो वाइज मैन इन दिस कोर्ट, कोई भी व्यक्ति नहीं था। हिज सन वाज फूल, उसका बेटा बेवकूफ था, क्योंकि राजा बूढ़ा होता जा रहा था, राजा बूढ़ा होता जा रहा था, इसलिए वो सोच रहा था कि उसका बेटा भी छोटा है और उसके लिए सलाहकार चाहिए, मतलब उसके लिए एक ऐसा बंदा चाहिए जो उसे प्रॉपर अपॉइंट कर सके, सलाह दे सके। इसलिए ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर अनडाउटेडली। जिन्होंने ए लगाया उनका बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन बताओ, कौन कौन जानता था, कौन कौन जानता था
कि जो गलत डायमंड दिए जा रहे थे किसको, जो कुछ नोबल मैन को, जो गलत डायमंड दिए गए थे, नकली, जो नकली हार हीरे दिए गए थे, ये बात कौन कौन जानता था? बोथ द किंग एंड द नोबल मैन, नो वन न्यू, ओनली प्रिंस, बोथ द किंग एंड द प्रिंस। बताइए भाई इसका आंसर। नोबल मैन जानता था क्या? नहीं, नोबल मैन नहीं जानता था। राजा तो जानता था, लेकिन नोबल मैन जो एक बंदा था, व्यक्ति था, वो नहीं जानता था, जिसको बाद में मिला। कोई नहीं जानता था। प्रिंस जानता था, या बोथ द किंग एंड द प्रिंस? भाई किंग और प्रिंस दोनों ही जानते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है भाई। बोथ द किंग एंड द प्रिंस, राजा और उसका बेटा तो जानते होंगे ना, क्लियरली मेंशन्ड है। किनको नकली दिया जा रहा है? ठीक है, नोबल मैन नहीं जानता था। डी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? डी। थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं। द किंग कॉल्ड हिज नोबल मैन, राजा ने अपने सभी नोबल मैन को बुलाया। टू हिज कोर्ट, अपने दरबार में क्यों बुलाया था? बताओ, अपने दरबार में क्यों बुलाया था? क्योंकि वो उन्हें दंड देना चाहता था? क्योंकि वो चाहता था कि उनको नकली डायमंड बांटे जाए? ऐसा नहीं था। वो अपने बेटे के लिए एक ऑनेस्ट एडवाइजर चाहता था। वो अपने बेटे के लिए क्या चाहता था? वो अपने बेटे के लिए एक ऑनेस्ट एडवाइजर चाहता था। सी इज द राइट आंसर। सी 100% इज द राइट आंसर। तीसरे का सही आंसर क्या हुआ? सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है तीसरे का से। फोर्थ क्या है? वन ऑफ द नोबल मैन। उनमें से एक नोबल मैन बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। क्यों बैठा हुआ था? क्योंकि उसे बोलने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वो बेईमान था, क्योंकि वो झूठी प्रशंसा में बिलीव नहीं करता था। ही डिड नॉट बिलीव इन फॉल्स प्रेज। वो झूठी प्रशंसा में बिलीव नहीं करता था। ही डिड नॉट बिलीव इन फॉल्स प्रेज। उसने फालतू झूठी प्रशंसा राजा की नहीं की, और इसलिए वो चुपचाप बैठा हुआ था। चौथे का सही आंसर है सी इज द राइट आंसर। डायरेक्शन दी गई है। पांच और छठवां क्वेश्चन है, उसमें स्पॉटिंग द एरर बताने हैं। पांचवा और छठवां क्वेश्चन, उसमें स्पॉटिंग द एरर बतानी है। किस पार्ट में स्पॉटिंग द एरर है? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 आवर्स। में 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं, जल्दी बताइए भाई। ये तो सबने पढ़ा होगा टेंस की, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, टेंस की एरर है। टेंस की स्पॉटिंग एरर है। टेंस की स्पॉटिंग एरर है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 आवर्स। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं। जिन्होंने सही आंसर दिया, आई हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। 2 घंटे, 2 घंटे एक पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आता है? जल्दी बताओ। यहाँ सिंस आएगा कि फोर आएगा? जल्दी बताइए भाई, यहाँ सिंस आएगा या फोर आएगा? पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस आएगा कि फोर आएगा? जल्दी बताइए। गलती किस पार्ट में? गलती बतानी है बस, सही नहीं करना है आपको। सर सी पार्ट में गलती है। यहाँ सिंस 2 आवर्स की जगह क्या होगा? फॉर 2 आवर्स होगा। सिंस 2 आवर्स की जगह क्या होगा? फॉर 2 आवर्स होगा। याद रखिएगा, 2 घंटा, जो 2 घंटा है फिक्स नहीं है, ये पीरियड हो गया पूरे 2 घंटे का। ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर लगाते हैं, और किसी निश्चित टाइम की बात हो उसके लिए हम 2 बजे की बात करते तो सिंस लगाते, रात के 4 बजे की बात करते सिंस लगाते, 2016 की बात करते सिंस लगाते। लेकिन यहाँ ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ फोर आएगी। किस पार्ट में गलती है? पांचवें का सही आंसर है सी पार्ट में गलती है। सिंस 2 आवर्स होगा या फॉर 2 आवर्स? यहाँ फोर आएगा। छठवां क्वेश्चन, ये भी स्पॉटिंग एरर है, जल्दी बताइए। एन आइडिया, एन आइडिया, कोई भी ऐसा विचार वाज वर्थ नथिंग, उसका कोई फायदा नहीं है। इफ इट हैज नो चैंपियन, यदि इससे कोई विजेता न बन पाए, जीत न हो पाए, मतलब एक ऐसा विचार बेकार का है यदि उससे कोई क्या न हो पाए, उससे कोई मतलब आगे न बढ़ पाए। तो एक ऐसा विचार बिल्कुल बेकार है जिससे कोई उन्नति न कर पाए। जल्दी बताओ भाई। एन आइडिया वाज वर्थ नथिंग इफ इट हैज, कंफर्म करो भाई इसका आंसर। एन आइडिया वाज वर्थ नथिंग इफ इट हैज नो चैंपियन। नो एरर। एन आइडिया इफ इट हैज नो चैंपियन और वॉज वर्थ नथिंग। जल्दी बताइए, कंफर्म करिए। एक बात पास्ट में कही गई है पहली, और एक बात प्रेजेंट में कही गई है। देखो कितना सिंपल है, ये आइडिया बेकार है। एन आइडिया वाज वर्थ नथिंग, यहां क्या होना चाहिए? इफ इट हैज। यार पुरानी बात प्रेजेंट में चल रही है, तो शुरुआत में भी हमें क्या कहना पड़ेगा? प्रेजेंट। यहाँ डी पार्ट में गलती है, और डी पार्ट में वाज वर्थ नथिंग की जगह क्या होगा? या प्रेजेंट में बनानी पड़ेगी, क्योंकि पूरी बात प्रेजेंट में कही जा रही है, इज वर्थ नथिंग।
वो आइडिया बिल्कुल बेकार है। कोई भी ऐसा विचार बिल्कुल बेकार होता है जिसका कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट ना आए। कोई भी ऐसी सोच बिल्कुल बेकार है जिसका कि कोई विजेता ना बन पाए। इफ इट हैज नो चैंपियन, एन आइडिया इज वर्थ नथिंग इफ इट हैज नो चैंपियन। याद रखना, यहाँ इज आएगी, पूरी बात प्रेजेंट में चल रही है। कहावत है, और जितने यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो सब प्रेजेंट में कही जाते हैं। इसलिए 100% यहाँ क्या होगा, 100% यहाँ प्रेजेंट में बनाया जाएगा। डी पार्ट में गलती है भाई, इसलिए यही आंसर है, क्योंकि इसने पूछा है कौन से वाले पार्ट में गलती है। 6 का डी। 7वां क्वेश्चन और 7 से 9, ये फिल इन द ब्लैंक्स है भाई। 7, 8, 9 तीन क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ही हैज बीन स्टेइंग इन दिल्ली, वो दिल्ली में रुका हुआ है एक लंबे समय से। एक लंबा समय क्या हुआ, ये फिक्स नहीं है, अ लॉन्ग टाइम है। अ लॉन्ग टाइम एक लंबे समय से रुका हुआ है। अब ये फिक्स तो है नहीं कि कितने समय की बात हो रही है, इसलिए यहां पर सिंस तो आएगी नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, अभी बताया था मैंने, 4 लगाते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ही हैज बीन स्टेइंग इन दिल्ली फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। 4 इज द राइट आंसर। पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 यूज किया जाएगा। 8वां क्वेश्चन, जॉन्स इज मेंबर ऑफ अवर, जॉन किसका मेंबर है, आंसर कंफर्म करिए। हमारी जो समिति है उसका मेंबर है। काउंसिल होती है कि काउंसिल होता है, बताओ भाई। कॉप, कॉप तो होगी नहीं। काउंटर एक अलग चीज है जहां पूछताछ केंद्र होता है। जॉन एक सदस्य, किसका सदस्य होता है। काउंसिल किसे कहते हैं, समिति, और काउंसिल किसे कहते हैं भैया। देखो भाई, जो ये काउंसिल है, काउंसिल माने होती है समिति, मेंबरों की समिति को आपने सुना होगा नाम, समिति। कमेटी इसका दूसरा नाम है, COMMITTEE। कमेटी जो बनाई जाती है उसे काउंसिल कहते हैं। और काउंसिल क्या होता है, काउंसिल एक कलेक्टिव नाउन ही है जिसका मीनिंग हम यूज करते हैं एज अ ग्रुप ऑफ। काउंसिल किसे कहते हैं, जो ग्रुप ऑफ, मतलब नॉर्मली किसी डिसीजन को देने के लिए बनाए गए लोगों का समूह, रेफरेंडम जो लिया जाता है उसे काउंसिल कहा जाता है। और इसीलिए सर यहाँ इसका आंसर क्या होगा, जॉन एक मेंबर है, मतलब से एक सदस्य। किसका सदस्य होता है, समिति के सदस्य होते हैं। जो समिति बनाई जाती है काउंसिल के सदस्य होते हैं। सी इज द राइट आंसर। काउंसिल के सदस्य होते हैं समिति। याद रखना, काउंटर होता है पूछताछ केंद्र, ये नहीं हो सकता, इसका कोई सेंस नहीं है। काउंटर मतलब जहां पूछताछ केंद्र, टिकट विंडो या काउंटर जो हम बोलते हैं। तो याद रखिए इसका सही आंसर होगा, जॉन किसका सदस्य है। जैसे आप किसी भी काउंसिल के मेंबर है तो आपको कहा जाता है कि भाई ये काउंसिल होने वाली है, कमेटी बनाई गई है और इसके आप मेंबर हो। तो याद रखना, समिति के लिए, सभा के लिए, कमेटी के लिए हमेशा काउंसिल का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। 8वें क्वेश्चन का सही आंसर सी इज द राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन तो बहुत इजी है। वी गेट मिल्क, हमें दूध कहां से मिलता है, डेजी से मिलता है, डायरी से मिलता है, डेली मिलता है, कि डेयरी से मिलता है। बिल्कुल सही है भाई, डेयरी। डेयरी क्या होता है, डेयरी मतलब हम दूध जो लाते हैं वो कहाँ से मिलता है, उसका नाम दिया जाता है। जहाँ से दूध वगैरह, दूध से बनी हुई चीजें मिलती हैं उसे डेयरी कहा जाता है। जहाँ से दूध और दूध से बनी हुई चीजें मिलती हैं उसे डेयरी बोला जाता है। तो हमें दूध कहाँ से मिलता है, डेजी नहीं होता। डायरी अलग चीज होती है जहाँ लिखा पड़ी होती है। डेली मतलब रोजाना, इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ। ये नाउन आनी और ये एडवर्ब है। और डायरी, डायरी क्या हो गई, डेयरी क्या हो गई, डेयरी इज द राइट आंसर। डेयरी, डेयरी इज द राइट आंसर। वी गेट मिल्क फ्रॉम द डेयरी, वी गेट मिल्क फ्रॉम द डेयरी। 9 का डी इज द राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन, वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट। बताओ भाई, वो व्यक्ति जो एक्चुअली बहाना कर रहा है वो बनने का, एक्चुअली जो वो है नहीं। बहुत सारे व्यक्ति अपने आप को एक्चुअली ये दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ अलग बनने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअल में वो होते नहीं है। उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए। ये वो व्यक्ति है। टर्न कोट का मतलब दल बदलू, ये होगा नहीं। एक्टर माने होता है अभिनेता, ये होगा नहीं। लायर माने झूठा, ये भी सही हो सकता था, लेकिन हिप्पोक्रेट इज द राइट आंसर। हिप्पोक्रेट की हिंदी होती है पाखंडी। पाखंडी, बनावटी, बनावटी, आडंबरी, मतलब ये वो बता है जो बहुत ज्यादा आडंबर करता है। ये वो व्यक्ति है हिपोक्राइट जो बहुत, अ पर्सन हु एक्चुअली ट्राइंग टू बी वॉट ही इज नॉट एक्चुअली। ये वो बंदा है जो बनने की कोशिश कर रहा है बट एक्चुअली वो है नहीं, दिखावा करना।
दिखावा करने की कोशिश कर रहा है, कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, बट वो है नहीं। हिपोक्राइट इज द राइट आंसर। टर्नकोट माने दल बदलू होता है। एक्टर का मतलब अभिनेता होता है। लायर माने झूठा होता है। यदि ये ऑप्शन हिपोक्राइट नहीं होता तो हम फिर लायर लगा देते, ठीक है ना, याद रखिएगा। हिपोक्राइट इज द राइट आंसर। 10 का डी होगा। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। आइडम्स एंड फ्रेज पूछा गया है। इसने कहा है जो अंडरलाइन पार्ट है वो एक आइडम्स एंड फ्रेज है, उसका मीनिंग क्या है। यदि आप सेंटेंस का सेंस समझ लेते हैं तो आप 100% बता दोगे। उसकी अक्सर जो रोजाना यात्राएं होती है उससे क्या हो रहा है, उसके स्वास्थ्य पर क्या हो रहा है, बताओ। आर टेलिंग अपॉन, इसका मीनिंग बताना। टेल अपॉन का मतलब क्या होता है, सूचित करना, टेल अपॉन, डराना, धमकाना, सुधारना, या अफेक्ट हो रहा है, उसके स्वास्थ्य पर क्या पड़ रहा है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, अफेक्ट हो रहा है, उसका स्वास्थ्य अफेक्ट हो रहा है। इज द राइट आंसर, टेल अपॉन। अर्थ को देख लीजिए ना, अक्सर वो जो रोजाना यात्राएं कर रहा है लंबी लंबी, उससे उसके स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ रहा है। असर पड़ना मतलब अफेक्ट होना, असर पड़ना मतलब अफेक्ट होना। इन्फॉर्म नहीं होगा, इन्फॉर्म माने सूचित करना, थ्रेटनिंग माने डराना या धमकाना, इंप्रूविंग माने सुधारना। सुधरेगा थोड़े, जो उसकी लगातार जर्नी होंगी, जो लगातार फ्रीक्वेंट जर्नी हो रही है, उससे उसके स्वास्थ्य पर क्या हो रहा है। आर टेलिंग अपॉन, टेल अपॉन का मतलब होता है भाई अफेक्ट होना, हिज हेल्थ, उसके हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उसके हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है किसका, उसकी जो फ्रीक्वेंट जर्नी है, उसकी जो लगातार होने वाली यात्रा है, उससे उसके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। अफेक्टिंग इज द राइट आंसर, उसका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रहा है। 12वां क्वेश्चन, माई किथ एंड किन, मेरे किथोरकिन ने कॉन्ग्रेचुलेट किया मुझे मेरी बहुत अच्छी सफलता पर। किथोरकिन तो बचपन से पढ़ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। किथेंडकिन तो पक्षियों के नाम होते हैं जो आपस में एक दूसरे के संबंधी होते हैं, वहीं से बना हुआ है ये। जो रिलेटिव्स होते हैं उनको बोला जाता है किथेंडकिन। जो रिलेटिव्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, किथेंडकिन। जो रिलेटिव्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, किथ एंड किन। माई किथ एंड किन कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ आने वाला फिक्स प्रीपोजिशन ऑन। कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई ब्रिलियंट सक्सेस, जो मेरी सफलता मिली उस पर मेरे किथ और किन ने क्या किया, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया रिलेटिव्स को। माई किथ एंड किन कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई ब्रिलियंट सक्सेस। किथ एंड किन का मतलब हुआ प्यारे बच्चे रिलेटिव्स। किथ एंड किन का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव्स हुआ, ठीक है ना। किथ एंड किन का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव्स हुआ। किथ एंड किन मतलब क्या हो गया, रिलेटिव्स हो गया, ठीक है। डायरेक्शन 13 और 14। सेंटेंस इंप्रूवमेंट बताना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट 10 सेकंड का समय है आपके सामने, जल्दी बताइए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट 10 सेकंड का समय है। नो इकोनॉमिस्ट, कोई भी अर्थशास्त्री क्या नहीं कर सकता, कैन एक्यूरेटली, ये एक्यूरेटली क्या नहीं कर सकता, फोर्सी माने भविष्यवाणी नहीं कर सकता। वेदर, टैक्स ऊपर जाएंगे या नीचे, टैक्स बढ़ेंगे या कम होंगे, जो कर है वो ऊपर जाएगा डाउन होगा, कोई भी ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता। कोई भी इकोनॉमिस्ट ये बात एक्यूरेटली नहीं बता सकता। नो इकोनॉमिस्ट कैन एक्यूरेटली फोरसी वेदर टैक्स विल गो अप और डाउन। बताओ कोई इंप्रूवमेंट होगा क्या, इस वर्ब की जगह पर कोई चीज आनी है क्या, इस वर्ब के स्थान पर कुछ और आना है कि नहीं है। यहां यह पूछा गया है कि क्या इसकी जगह पर कुछ और वर्ड कोई आएगा या यही सही वर्ड है। फोर्सी, फोर्सी माने भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्ट करना। टैक्स की बात हो रही है जो फ्यूचर में बढ़ेंगे डाउन होंगे, तो जो फ्यूचर में चीज होती है उसको भविष्यवाणी ही बोला जाता है, मतलब प्रिडिक्ट करना होता है। तो मुझे लगता है कि एक्सपेक्ट माने तो होता है आशा करना, यहां आशा करना, किसी से आशा करना, ये आशा तो हो नहीं सकता। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट नहीं कहेंगे क्योंकि आगे की बात है। एंटिसिपेट माने भी क्या है, किसी से आशा रखना, आशा पालना, कहते हैं ना सर मैं इससे आशा कर रहा हूं। ऑबियट क्या होता है, ऑबिएट, ऑबिएट का मतलब होता है किसी से मुक्त हो जाना। ऑबिएट लिख लेना, किसी से मुक्त हो जाना। इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, इसका पूरे का सेंटेंस का जो अर्थ समझ जाएगा वो कर लेगा। कोई भी अर्थशास्त्री एक्यूरेटली ये आगे के बारे में नहीं बता सकता कि टैक्स ऊपर बढ़ेंगे कि कम होंगे, आगे जाएंगे या कम होंगे, पहले से नहीं बता सकता। जो बात फ्यूचर की बतानी हो उसको भविष्यवाणी कहते हैं, इसलिए कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। फोर्सी ही सबसे बेस्ट वर्ड है जो यहां आ सकता है। फोर्सी ही वो बेस्ट वर्ब है जो यहां पर आ सकती है। ना तो एक्सपेक्ट आएगा, ना ही एंटिसिपेट आएगा, और ना ही ओबिएट आएगा। ओबिएट का मतलब होता है मुक्त हो जाना, एंटिसिपेट का मतलब आशा रखना, एक्सपेक्ट मतलब भी आशा करना, किसी से आशा पाल। यहाँ आशा की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है भविष्यवाणी करने की, इसलिए फोर्सी बिल्कुल सही है। नो इंप्रूवमेंट इज द राइट आंसर। 14वां क्वेश्चन, जर्नलिज्म और मेडिसिन,
वो दो चीजें क्या है, उसने दो ऑप्शन चुने कैरियर के, एक तो पत्रकारिता करने का और एक मेडिकल फील्ड में जाने का, मेडिसिन। ये उसके वुड बी टू ऑफ हिज कैरियर ऑप्शन, सबसे बेस्ट कैरियर ऑप्शन होंगे उसके लिए। यह संभावना की नहीं जा रही है, मतलब यहां बात क्या की जा रही है, सीधी सीधी बताया जा रहा है नियर फ्यूचर में ये बात करने के लिए न तो यहां कोई क्षमता दिखाई जा रही कि वो इन चीजों में अच्छा कर सकता है, बस वो बताया जा रहा है कि उसके लिए जो जर्नलिज्म है और जो मेडिसिन है वो सबसे अच्छे कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब होंगे। ये कंफर्म किया जा रहा है, बिल्कुल 100% कंफर्म किया जा रहा है कि ये दो फील्ड ऐसे हैं जो उसके लिए बहुत बेस्ट रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है, कोई भी क्षमता की बात नहीं हो रही कि वो कर सकता है कि नहीं। इसलिए भाई अब वुड बी तो काल्पनिक सेंस में यूज किया जाता है, विल बी इज द राइट आंसर। यहाँ बिल्कुल एक्यूरेटली जोर देकर कहा जा रहा है कि या तो वो पत्रकारिता में चला जाए और या मेडिसिन में चला जाए, ये उसके लिए दो सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे। तो यहाँ कोई डाउट नहीं है, बताया जा रहा है उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से कि हाँ ये दो बेस्ट ऑप्शन है, ये वो कर सकता है। तो बिल्बी इज द राइट आंसर। यहां बुडवी की जगह पर बिल्बी आएगा। बुडवी की जगह पर क्या आएगा प्यारे बच्चे, 100% बिल्बी आएगा। सप्रेस का सिनोनिम्स क्या होगा? सप्रेस का सिनोनिम्स बता दे भाई ने, सप्रेस का सिनोनिम्स क्या होगा बताओ फटाफट से। सप्रेस का सिनोनिम्स क्या होगा जल्दी बताइए। सप्रेस माने होता है किसी को दबाना। किसी को दबाना, सप्रेस माने दबाना। उनके हिसाब को खोल के बता दे पूरा भाई। सप्रेस मतलब किसी को दबाना, किसी को दबाना, सप्रेस करना, किसी को दबाना। सिनोनिम्स बताना है इसका समानार्थी। किसी की बात को दबाना। एक्सप्रेस माने तो व्यक्त करना होता है, एक्सप्रेस माने होता है व्यक्त करना, अपनी बात कहना, व्यक्त करना। कम्युनिकेट माने भी क्या होता है, कन्वे करना, कोई भी बात कहना, कहना। कन्वे का मतलब भी है अपनी बात को कहना, कहना। कम्युनिकेट माने वार्तालाप भी होता है, वही बातें करना, वार्तालाप करना, उसे कम्युनिकेट बोला जाता है। एक्सप्रेस माने अपने व्यू को एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना। और कर्व का मतलब क्या होता है, किसी को नियंत्रण में रखना, किसी को दबाना, नियंत्रण में करना, किसी को अपने कंट्रोल में लेना। तो सी इज द राइट आंसर। सप्रेस का सिनोनिम्स क्या होगा, कर्व इज द राइट आंसर। सप्रेस का सिनोनिम्स क्या होगा, कर्व इज द राइट आंसर। सप्रेस माने भी किसी को दबाना, अपने नियंत्रण में लेना, और कर्व का मतलब है किसी को दबाना, अपने नियंत्रण में लेना, अपने नियंत्रण में लेना। सी इज द राइट आंसर। रिलक्टेंट का सिनोनिम्स बताइए फटाफट से, बहुत ही बेस्ट पेपर है। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी। रिलक्टेंट का सिनोनिम्स बताइए। रिलक्टेंट माने होता है बताओ क्या, अनिच्छुक। जब आपकी इच्छा नहीं होती किसी काम को करने की, उसे रिलक्टेंट बोलते हैं, अनिच्छुक। जब किसी काम को करने की आपकी इच्छा नहीं होती, उसे क्या बोला जाता है, उसे रिलक्टेंट बोला जाता है। इंथुजियास्टिक माने होता है जिसमें बहुत सारा उत्साही, उत्साही, ऊर्जावान, ऊर्जावान, उसे कहते हैं इंथुजियास्टिक। ईगर माने होता है उत्सुक, किसी चीज को पाने की उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, ईगरनेस। पैशनेट माने होता है जोश, जोशीला, पैशनेट, किसी चीज को बहुत जोश के साथ करना। तो सर रिलक्टेंट माने इच्छा न होना, अनविलिंग का मतलब भी होता है अनिच्छुक, इच्छा न होना। सो दिस इज द राइट आंसर। किसी चीज की इच्छा न होना उसे अनविलिंग कहा जाता है। रिलक्टेंट का सिनोनिम्स हो गया अनविलिंग। रिलक्टेंट का सिनोनिम्स क्या हो गया, अनविलिंग। ईगरनेस किसे कहते हैं, उत्सुकता, किसी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी, ये नहीं हो सकता। पैशनेट मतलब क्या होता है, पैशन माने तीव्र इच्छा, जोश होना किसी चीज का, ये भी नहीं हो सकता। इंथुजियास्टिक माने जोशीला, उत्साही, ये भी नहीं हो सकता। अनविलिंग माने अनिच्छुक। रिलक्टेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा अनिच्छुक। 16 का ए। 17वां क्वेश्चन, डिसऑर्डरली का अपोजिट बताओ। डिसऑर्डरली का अपोजिट बताइए भाई। डिसऑर्डरली का अपोजिट नहीं, वो पूछ लेना, अपोजिट बताना है। ऑर्डर, डिसऑर्डरली माने तितर वितर, जब चीजें तितर वितर फैली हों, डिसऑर्डर में फैली हों, तितर वितर, डिसऑर्डर में फैली हों, उसे डिसऑर्डरली कहा जाता है। एडवर्ब है तितर वितर। मैसी किसे कहते हैं, मैसी का मतलब अपोजिट बताना है, इसका मतलब भी हो गया तितर वितर। ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये सिनोनिम्स हो गया, समानार्थी हो गया। हमें बताना है इसका अपोजिट। डिसऑर्डरली माने कोई चीज तितर बितर फैरना, ऑर्डर में ना होना। मैसी माने भी तितर बितर होता है, अस्त व्यस्त होना। अनमैनेजेबल का मतलब भी अस्त व्यस्त,
अस्त व्यस्त, जो मैनेज नहीं है, जो प्रॉपर मैनेज नहीं है, अस्त व्यस्त, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों सिनोनिम्स हैं। अनडिसिप्लिन्ड किसे कहते हैं? अनुशासनहीन। अनुशासनहीन जिसमें कोई अनुशासन ही नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। डिसऑर्डरली का अपोजिट क्या हो गया? चीजें बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में होना। ऑर्डरली का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल एकदम परफेक्ट ऑर्डर में होना, व्यवस्थित क्रम में होना। ऑर्डरली मतलब व्यवस्थित क्रम में होना, डिसऑर्डरली मतलब तितर बितर होना। अनमैनेज जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता, अस्त व्यस्त। मैसी मतलब फैला हुआ, तितर बितर, अस्त व्यस्त। अनडिसिप्लिन्ड का मतलब क्या हुआ? अनुशासनहीन। अनडिसिप्लिन्ड का मतलब हो गया अनुशासनहीन, जहां कोई अनुशासन ही ना हो। तो डिसऑर्डरली का सर अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसऑर्डरली का अपोजिट हो जाएगा सर ऑर्डरली। डिसऑर्डरली का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑर्डरली हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन, सीमा सेड टू हर। सीमा ने, इनडायरेक्ट स्पीच है, सीमा ने उस लड़की से क्या कहा? प्लीज वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करना, प्लीज। रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ये ऑर्डर वाला ऑप्शन तो हटा दीजिए, ये ऑर्डर तो है नहीं, ऑर्डर का ऑप्शन हट चुका। सीमा ने रिक्वेस्ट करी है एक लड़की से, हर से क्या करने के? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगा दिया जाता। टू के बाद ए क्यों लगा दिया? ए तो है ही नहीं, आर्टिकल कैसे आ सकता है? इसलिए सर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, 100%। आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। पैसिव बॉयज, वॉज द स्टोरी रिटन बाय यू? ये एक्टिव है कि पैसिव है? ये ऑलरेडी पैसिव है, ये ऑलरेडी पैसिव है, इसका एक्टिव बनाना है। या वॉज आ रही है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, या बाई लग रही है, ये ऑलरेडी पैसिव है, इसका एक्टिव बनाना है। ये ऑलरेडी पैसिव है, इसका एक्टिव बनाना है। वॉज द स्टोरी रिटन बाय यू? डिड यू राइट अ स्टोरी? डिड यू राइट द स्टोरी? वॉज द स्टोरी, तो डिड यू राइट। आर नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट है, वाज थर्ड फॉर्म, पैसिव है पास्ट इंडेफिनिट का, आर नहीं होगा। वर नहीं होगा क्योंकि पास्ट है, तो इसका सिंपल एक्टिव बनाने के लिए हमें डिड करना पड़ेगा। डिड यू राइट ए स्टोरी, दोनों क्या करते हैं अपना? चाहिए डू है, डू नहीं होगा। डिड यू राइट, यहां द स्टोरी है, यहां ए नहीं होगी, द ही होनी चाहिए। डिड यू राइट द स्टोरी, ये टाइपिंग की गलती है। आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। डिड यू राइट द स्टोरी, डिड यू राइट द स्टोरी, डिड यू राइट द स्टोरी, ये पैसिव है, इसका एक्टिव बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट। 20वां क्वेश्चन, पंक्चुएशन बताइए। कौन सा वाक्य इनमें से ऐसा है पंक्चुएशन जो पंक्चुएशन के हिसाब से सही है? एक ही वाक्य जिसको पंक्चुएशन के हिसाब से सही कहा गया है। ही सेड, लेकिन यहाँ कॉमा नहीं लगा है, इसलिए ये नहीं हो सकता। गेट आउट, डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा है लेकिन फुल स्टॉप, क्योंकि एक साथ कही गई बात है, इसलिए ही सेड गेट आउट होगा। बताओ भाई कौन सा सही है? सर बी ऑप्शन और डी ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, क्या किया आपने? अच्छा ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, तो कैपिटल आना चाहिए, बी भी नहीं होगा। गेट आउट एक साथ कही गई बात है, आंसर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चे? उसने कहा गेट आउट, यहां से बाहर जाओ, इसलिए डी इज द राइट आंसर। यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में बंद है, यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ कॉमास इसको अलग किया गया है। डी इज द राइट आंसर। 20 का सही आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, दिस इज द एक्यूरेट आंसर। कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं और सीरीज आपको कैसी लग रही है? ये चौथा पेपर मैंने 30 मोस्ट इंपोर्टेंट जो मॉक टेस्ट में करा रहा हूं, मॉडल पेपर, उसका चौथा पेपर था, और ये टेलीग्राम चैनल पर आपको ऐसे मिल जाएंगे सभी की कॉपी। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।